तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं मिट्ठू कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की क्लास जहां तक कि चल रहा था अपना लोग को, तो कहां तक पढ़ चुके थे उसमें जर्मनी के एकीकरण को शुरू कर चुके थे। अपना लोग इटली का एकीकरण देख चुके थे और जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें कि राष्ट्रवाद क्या होते हैं ये जान चुके थे, राष्ट्रवाद कैसे फैला यूरोप में ये जान चुके थे। उनके बाद 1789 की पहली क्रांति जान चुके थे फ्रांस की, और जो 1830 में दूसरी क्रांति वो जान चुके थे। फिर 1848 में जो तीसरा क्रांति हुआ वो सब जान चुके थे। तो क्या सब जान चुके थे अभी तक में, कहाँ तक पढ़ चुके थे। इटली का एकीकरण पढ़ लिए थे पूरा, और जर्मनी का एकीकरण का सहायक तत्व और जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या सब आए वो सब देख चुके थे। तो क्या सब पढ़ चुके थे एक बार रिविजन करेंगे। जैसे कि 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रांस की पहली क्रांति। क्या हुई थी, फ्रांस की पहली क्रांति। फिर हुआ था 1830 में दूसरी क्रांति, और 1848 में तीसरी क्रांति। इसके बाद देख चुके इटली का एकीकरण, देख चुके हैं कब हुआ, 1871 में। संपूर्ण तरीका से कब हुआ, 1871 में। तो क्या देखें 1789 की फ्रांस की क्रांति, ये क्यों हुआ था, वहाँ के शासक कौन थे जब ये 1789 की फ्रांस की क्रांति हुए थे। तो लुईस वोल्मा जो थे एक निरुकुल शासक थे। वो अपना जनता की देखभाल नहीं करते थे और वो अपने ऐशमौज की ज़िंदगी जीते थे, जिससे जनता क्या होते, परेशान हो गए थे। क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। और लुईस वोल्मा के खिलाफ क्या क्या था, क्रांति क्या था, कब, 1789 में, जो कि काफ़ी सफल क्रांति रहा था। क्या रहा था, काफ़ी सफल क्रांति रहते। कब, 1789 की। तब क्या हुआ, फिर 1791 में क्या हुआ, फ्रांस में संविधान बना, और 1793 में लुईस वोल्मा को फांसी हो गया। फिर 1794 में डायरेक्टरी का शासन आया फ्रांस में। फिर 1789 में एक नायक नेपोलियन का आगमन हुआ। कहाँ पे, 1799 में। कहाँ पे, 1799 में कहाँ पे, फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में। जो क्या हुआ, नेपोलियन जब आए फ्रांस में तो पहले क्या थे, फ्रांस का काउंसलर बना। क्या बना, काउंसलर बना। फिर 1804 में वो नेपोलियन क्या बन गया, फ्रांस का शासक। और फ्रांस का शासक बना, और वह कब से कब तक राज किया, 1804 से लेकर 1815 तक। 1815 में क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध वो हार गया। क्या हार गया, वाटरलू का युद्ध, जिसके कारण उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने बंदी बना लिया और उसे एक टापू पे बंदी बना के रख दिया। जो कि 1821 ईस्वी में क्या हुआ, उसका नेपोलियन का मृत्यु हो गया। फिर कब, 1815 से लेकर 1848 तक किनका युग देखे, मेटरनिक का। मेटरनिक क्या थे, मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। वो चाहते ही नहीं थे कि फ्रांस में किसी भी प्रकार का सुधार हो। जब नेपोलियन गद्दी से हटा फ्रांस में, तो किसको गद्दी पर नियुक्त कर दिए थे, लुई 18वां को। फिर क्या हुआ, 1824 में चार्ल्स एक्स बैठे फ्रांस की गद्दी पर। जब चार्ल्स एक्स बैठे गद्दी पर, इसने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति गीजो को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया, गीजो को नहीं, पोलिगनेक को नियुक्त कर दिया। और पोलिगनेक जो थे ये भी एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। ये भी नहीं चाहते थे कि किसी तरह का क्या हो, किसी तरह का फ्रांस में सुधार हो, क्या हो, फ्रांस में किसी तरह का भी सुधार नहीं हो। तो क्या हुआ, फिर इसके समय भी 1830 में फ्रांस की दूसरा क्रांति हुई और इसे गद्दी से हटा दिया गया। क्या गया, हटा दिया गया। फिर इसके बाद जो शासक बने थे फ्रांस का, वो बने थे लुई फिलिप भी जो है अपना जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया, वो भी प्रतिक्रियावादी व्यक्ति किसको नियुक्त कर दिया, गीजो को। किसको नियुक्त कर दिया, गीजो को। और गीजो भी किसी तरह का शासन नहीं अच्छा से चला रहे थे। वो भी उच्च वर्ग के लोग जो थे फ्रांस में उसका साथ दे रहे थे। क्या कर रहे थे, उसका साथ दे रहे थे। क्या हुआ, फिर 1848 में फ्रांस का तीसरा क्रांति हुआ, और उसे पूर्ण तरह से फ्रांस में क्या हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई। क्या हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो उसके बाद क्या जाने थे, पहले जब 1789 में फ्रांस को जीता ये, तो क्या क्या था, इसने वियना सम्मेलन हुआ था। कौन, मेटरनिक ने वियना सम्मेलन में क्या किया था, इटली को 7 राज्यों में विभक्त कर दिया। और इटली को जब 7 राज्यों में विभक्त किया, तो उसका
उसका तोड़ तोड़ के 7 राज्यों में विभक्त कर दिया और उनका एकीकरण देख चुके थे। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण कौन सब थे, कौन सब व्यक्ति थे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण? एक तो काउंट कोवर थे, एक मैजनी था, एक गेरिबाल्डी थे। इन तीनों के बारे में अपना लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? इन तीनों के बारे में पढ़ चुके थे। इटली का एकीकरण पूर्ण तरीका से कब हुआ? 1871 में। उसके बाद क्या देख रहे थे अपना लोग? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी लगभग कितने राज्यों में बटे थे? लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे थे। इनका जो क्या था, ये सबसे बड़ा बाधक था। और जर्मनी के जो उत्तरी क्षेत्र में थे वो जो थे प्रोटेस्ट वर्ग के लोग रहते, प्रोटेस्ट धर्म के लोग रहते। तो और दक्षिणी में जो दक्षिणी भाग जो था उसमें कैथोलिक वर्ग के धर्म के लोग रहते थे। तो उनसे क्या हुआ, ये सब बाधाएं आ रहे थे जर्मनी के एकीकरण में। फिर जर्मनी का एकीकरण में ये सब बाधाएं आ रहे। तो क्या देख लिए थे? जर्मनी का एकीकरण का सहायक तत्व और जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या सब आ रहे थे। तो और देखिए उसमें जर्मनी के एकीकरण में जो था उसमें सबसे मुख्य भूमिका किसका था? वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, विलियम बिस्मार्क। तो उसी के बारे में अभी जानेंगे। क्या करेंगे? अभी जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहले का बिस्मार्क। बिस्मार्क ये कौन थे? बिस्मार्क जो थे ये पर्सा के शासक विलियम का चांसलर था। ये जो थे बिस्मार्क, ये पर्सा के पर्सा के शासक किसका प्रधानमंत्री थे? किसका चांसलर थे? ये चांसलर का मतलब क्या? उससे प्रधानमंत्री ये थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। किनका? ये विलियम का। ये विलियम जो थे ये कौन थे? पर्सा के शासक। पर्सा का शासक। और बिस्मार्क जर्मन डाइट में पर्सा का नेतृत्व। तो किसके बारे में देख रहे थे? बिस्मार्क के बारे में। तो बिस्मार्क जो थे बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम का क्या था? चांसलर था। क्या था? चांसलर था। कौन था? चांसलर था। फिर बिस्मार्क जो थे जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधि मतलब पर्सा की ओर से जर्मन डाइट, ये जर्मन का अच्छा एक संसद था। संसद यानी कि संस्था था, नहीं संसद भवन था। उसमें जो पर्सा की ओर से उसका प्रतिनिधि कर रहे थे अपने लोग का। अभी बिहार की ओर से किसे प्रतिनिधि करके चुन के भेजे थे अपना लोग? श्री नीतीश कुमार को। पर अभी कौन है? सम्राट चौधरी। तो उसी तरह जर्मन डाइट के ओर से, ये जर्मन डाइट का जो थे प्रतिनिधि कौन था? ये बिस्मार्क थे। किसके तरफ से? पर्सा की तरफ से। किसके तरफ से? पर्सा की तरफ से। ये जो विलियम थे शासक, इसने जर्मन डाइट में अपना प्रतिनिधि चुन के किसे भेजा था? ये किसे भेजा था? बिस्मार्क को। तो जर्मन डाइट में पर्सा की ओर से प्रतिनिधि कौन कर रहा था? प्रतिनिधि कौन था? ये बिस्मार्क था। बिस्मार्क हिगेल के विचारों से प्रभावित था। हिगेल कौन थे? तो कल बताए थे जो जर्मनी के एकीकरण में जो था वो जो सहायक हुए थे वो सब क्या हुए थे? वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे और साहित्यकार थे, तो कुछ कलाकार थे, वो सब जो लिख के गा के वो सब क्या कर रहे थे? राष्ट्रवाद की भावना को फैला रहे थे अपने राज्यों में, अपने देशों में। तो उनसे क्या हुआ? वही एक व्यक्ति उसमें से क्या कौन थे? हिगेल। ये जो हिगेल थे इनके विचारों से प्रभावित कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। तो आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क किनके विचारों से प्रभावित थे? किनके विचारों से? हिगेल के विचारों से प्रभावित थे। तो बिस्मार्क जो थे रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन क्या था? ये जो है ये बोल रहे थे कि जब तक रक्त एवं लोह यानी कि सैनिक कार्रवाई नहीं किए जाएंगे तब तक एकीकरण होना संभव नहीं है। सैन्य कार्रवाई क्या करेंगे तभी एकीकरण होना संभव था। इसने किस चीज को अपनाई थी? रक्त एवं लोह की नीति को। क्या इसको अपनाई थी? रक्त एवं लोह की नीति को। फिर क्या हुआ? 1814 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। ये जो थे ना ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये सब भी कौन थे? ये सब भी पर्सा के कौन थे? पर्सा से विरोधी ही थे। कौन थे? पर्सा के दुश्मन ही थे। पर जो थे ये जो थे बिस्मार्क, ये क्या थे? बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति थे। इसने क्या किया? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर फ्रांस को हरा दिया, फ्रांस के साथ मिलकर इंग्लैंड को हरा दिया। इसी तरह किसी सब के साथ मिलकर अपना संधि कर करके किनको हरा दिया? सभी देशों को बार बार पराजित करते गए। क्या किया? 1814 में पर्सा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। 1814 में किसके साथ मिल गया? ऑस्ट्रिया के साथ मिला और किसे पराजित कर दिया? डेनमार्क को। कब पराजित कर दिया था? 1814 में। फिर क्या किया? बिस्मार्क ने स्लेस्विंग पर जर्मन का अधिकार एवं होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुता माना। इसने क्या किया?
जब इनको डेनमार्क को हरा दिया तो एक जगह थे स्लेस्विंग, उस पर जो है जर्मन का अधिकार माना, किसका, जर्मन का। और एवं होलिस्टीन जगह जो थे वहाँ पर जो ऑस्ट्रिया ने इनका साथ दिया था उस पर किसका अधिकार माना, ऑस्ट्रिया का। किनका माना, ऑस्ट्रिया का। पहले तो ये होलिस्टीन इसको दे देंगे पर यहाँ की जनता को भड़का के फिर ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे और ये भी उनसे क्या करेंगे, छीन लेंगे। तो ये कूटनीतिक व्यक्ति थे, ये कूटनीतिक थे, काफ़ी राजनीतिक मामला में जानकारी रखते थे। कौन, बिस्मार्क। क्या कि एवं होलिस्टीन पर किसका अधिकार नियुक्त किया गया था, ऑस्ट्रिया का प्रभुता माना था, यानी कि उसका अधिकार माना था। फिर क्या हुआ, होलिस्टीन की जर्मन आबादी को भड़काकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के माहौल का निर्माण किया। इसने क्या किया, होलिस्टीन में जो जनता रहते थे वो सभी ज़्यादातर कौन थे, जर्मन ही थे। कौन थे, जर्मन ही थे। उस वहाँ की जनता को क्या किया, बिस्मार्क ने भड़का दिया। जिससे बिस्मार्क ने जब जनता को भड़का दिए तो वहाँ की जनता जो थे वहाँ पे क्या करने लगे, जगह जगह पर क्रांति करने लगे, आंदोलन करने लगे और एकजुट होकर वहाँ पे क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे होलिस्टीन में युद्ध का माहौल बना दिया। क्या कर दिया, इसको युद्ध का माहौल बना दिया। क्या कर दिया, युद्ध का माहौल बना दिया। फिर 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सेडवाक युद्ध हुआ। ये क्या करते, होलिस्टीन की जनता को भड़का दिया तो यहाँ क्या बना दिया था, युद्ध का माहौल। क्या बना दिया, युद्ध का माहौल। फिर क्या किया, 1866 में किस चीज़ का युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सेडवाक युद्ध हुआ। किस चीज़ का, सेडवाक का। सेडवाक का युद्ध हुआ और सेडवाक का युद्ध हुआ दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस से युद्ध का माहौल निर्माण किया। ये जो थे एक दूसरे से सहायता लेते जाते थे और अपना क्षेत्र को विस्तार करते जाते थे। फिर क्या करते थे, उन्हीं के खिलाफ किसी साजिश कोई भी तरीका से उसमें युद्ध का माहौल खड़ा करते थे और उस युद्ध में एंटर कर जाते थे और उसको क्या करते थे, हरा के वो स्थान क्या करते थे, अपने पास रख लेते थे। फिर 1866 में जो पर्सा और ये पूछा जा सकता आप लोग के एग्जामों में, सेडवाक युद्ध कब हुआ था, तो 1866 में। किन किन के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। किस किस के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। किस किस के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। फिर क्या हुआ, जब ये ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया, यहाँ पे ऑस्ट्रिया से मिल के किन को हरा दिए थे, डेनमार्क को हरा दिया था। किन को हरा दिया था, डेनमार्क को। और उसको होलिस्टीन दे दिया था। क्या दे दिया था, होलिस्टीन यहाँ पे दे दिया था। और यहाँ की जनता को बाद में भड़का के इनसे भी, ऑस्ट्रिया से भी युद्ध किया। और फिर क्या क्या, सेडवाक का युद्ध किया। क्या क्या, सेडवाक का युद्ध, उसमें ये क्षेत्र वापस ले लिए। फिर क्या क्या, दक्षिण जर्मन राज्यों में, दक्षिण के जो जर्मन थे, यानी कि दक्षिण का जो राज था जर्मन का, उनमें क्या थे, राज्यों में हस्तक्षेप, यानी कि उसमें इंटर किया एवं स्पेन की राजगद्दी पर सवाल खड़ा किया। क्या क्या, सवाल खड़ा किया। इनसे क्या हुआ, फ्रांस से युद्ध का माहौल का निर्माण कर दिया। इस बातों पर उसने इसमें क्या किया, उसमें अपना यह हस्तक्षेप किया। और जब ये सब बातें छेड़ा कि स्पेन के गद्दी पर बात छेड़े, तो इससे क्या हुआ, फ्रांस में युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, फ्रांस में युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया। क्या हुआ, फिर 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच क्या हुआ, सेडान का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ, सेडान का। सेडवाक का युद्ध और सेडान का युद्ध अलग है। सेडान का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच। और सेडवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। किसके बीच, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। तो अभी अपना लोग क्या सब्जेक्ट ले, सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकला था। इस युद्ध के लिए क्या हुआ था, एक संधि हुआ था। क्या हुआ था, संधि हुआ। तो जाने कैसे बिस्मार्क कैसे व्यक्ति थे, एक कूटनीतिक व्यक्ति थे। पहले तो ऑस्ट्रिया से सहायता लिया, फिर किन से लिया, फ्रांस से लिया। ऑस्ट्रिया से सहायता लेके डेनमार्क को हरा दिया, फिर डेनमार्क को ऑस्ट्रिया किसके सहायता से, फ्रांस को। इसी तरह से सभी को पराजित करते जाते थे। 1870 में किसका युद्ध हुआ था, सेडान का। किसका युद्ध हुआ था, सेडान का। तो ये देख चुके। फिर क्या हुआ, 10 मई 1871। सेडान का युद्ध कब चालू हुआ था, पर्सा से, सेडान का 1870 में। फिर क्या हुआ, 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ये सेडान का युद्ध ना कोई जीता ना हारा। इसमें क्या हुआ, दोनों युद्ध क्रम में ही थे, पर वहाँ पे क्या हो गया, सेडान की संधि। किस चीज़ का संधि हो गया, सेडान का, नहीं फ्रैंकफर्ट। ये तो सेडान का युद्ध था और वहाँ पे संधि किस चीज़ का हुआ था, फ्रैंकफर्ट की। इस संधि में क्या हुआ, जितना क्षेत्र फ्रांस का पर्सा जीते थे और ये कुछ क्षेत्र ये जीते थे, दोनों अपना संधि कर लिए। क्या कर लिए, संधि कर लिए। शुद्ध जीता हुआ क्षेत्र अपना अपना वापस या संधि कर लिए उसका। फिर क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि से क्या हुआ, पर्सा के बीच ये फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ। और क्या हो गया इसमें, यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, सफल रहा। क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हो गया। फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण
हुआ, किसका एकीकरण हुआ। यहाँ तो देख लिए बिस्मार्क ने किस तरह से जर्मनी कैसा योगदान था बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण के लिए। और अब जो थे, अब छोटे छोटे कुछ बचे हैं देश, उनके बारे में जान लेते हैं, उसका एकीकरण कैसे हुआ और वो सब भी किनके अधीन थे। तो उसमें क्या है, कौन है, यूनान है, और सारे छोटे छोटे देश थे, तो उनके बारे में अगले क्लास में देखेंगे। जैसे कि यूनान जो थे, यूनान का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान और यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था ना, वो क्या था, यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। यहाँ का ज्ञान विज्ञान पूरे यूरोप में फैला था, यहाँ के जो साहित्य थे पूरे यूरोप में फैला था। यूनान में कह सकते हैं कि एक शिक्षित वर्ग के लोग रहते थे। किस चीज़ का, शिक्षित वर्ग के, जिससे कि यहाँ की जो संस्कृति थी वो पूरा यूरोप में फैले थी। यहाँ के जो यूरोप की जो संस्कृति है वो कौन उसको बचा के रखा हुआ था, यूनान। कौन बचा के रखा हुआ था, यूनान। यूनान के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। कहाँ का ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, यूनान का। कहाँ का, यूनान का। कहाँ का, यूनान का। तो क्या हुआ, यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। क्या रहा, स्रोत रहा। पर यहाँ तो शिक्षित वर्ग के लोग रहते थे, यहीं के ज्ञान और विज्ञान क्या थे, पूरे यूरोप में फैला हुआ था, इससे प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था यहाँ का ज्ञान विज्ञान और साहित्य। पर यही क्या थे, दूसरे के अधीन थे, दूसरे के अंदर में थे। क्या थे, यूनान यूरोप वासियों सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। यूनान को क्या कहा जाता है, यूरोपीय की सभ्यता संस्कृति, वहाँ की जो कल्चर है उनका पालना भी कहा जाता है। किनको, यूनान को। किनको, यूनान को। क्योंकि यहाँ पे जो थे, यहाँ की संस्कृति यूनान का जो है पूरे यूरोप में फैला हुआ है। तो क्या जाने, यूनान के यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पालना भी कहा जाता है। कहाँ के ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, यूनान का। और यूनान को ही यूरोपीय क्या कहा जाता है, संस्कृति यानी सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पालना कहा जाता है। यूनान तुर्की साम्राज्य का अधीन था। यूनान जो थे किनके अधीन थे, तुर्की के अधीन थे। किनके अधीन थे, तुर्की के। यूनान किसके अधीन थे, तुर्की का। तो यूनान तुर्की साम्राज्य का अधीन था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज। और ये तुर्की किन पे शासन कर रहा था, यूनान पे, जो कि यूनान में काफ़ी शिक्षित वर्ग के लोग रहते थे और यहाँ की संस्कृति सभ्यता पूरे यूरोप में फैले थे। तो यूनान पे किनका कब्जा था, तुर्की का। यूनान पे किनका कब्जा था, तुर्की का। तो यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितोरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना की। कौन नहीं चाहता आज़ाद होना। तो इसी तरह यूनान के जो लोग थे, यूनान वासियों जो थे, उसने चाहा कि हम आज़ाद हो, और उसने क्या किया, इनके खिलाफ एक अपना संस्था बनाया। कौन सी संस्था बनाया था, हितोरिया फिलायक नामक संस्था। कौन संस्था बनाए थे, हितोरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना किया। संस्था का स्थापना किया कहाँ पे, ओडेसा नामक स्थान पे। किस स्थान पे किया था, हितोरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक एक जगह थे, वहीं पे क्या था, हितोरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना। कौन किए थे, ये यूनान वासियों ने। कौन किए थे, यूनानियों ने। यूनान के जो लोग थे वो किए थे। कौन किए थे, यूनान के लोग। किस कारण से किए थे, तुर्की से आज़ाद होने के लिए। किन से, तुर्की से आज़ाद होने के लिए कि क्या कहते हैं, स्थापना किए थे। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस यूनान के स्वतंत्रता का पक्षधर था। ये जो देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये जो थे यूनान के पक्ष में थे। ये भी चाहते थे यूनान क्या हो, तुर्की से आज़ाद हो। यूनान क्या हो, तुर्की से आज़ाद हो। कौन सा, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों जो थे यूनान के पक्ष में थे। सोच रहे थे यूनान को तुर्की आज़ाद कर दे। क्या कर दे, आज़ाद कर दे। क्या कर दे, आज़ाद कर दे, यानी स्वतंत्रता का पक्षधर था। कौन सा, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। इसने क्या किया, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्स सिलांती के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। क्या हुआ, शुरू हुआ अलेक्जेंडर के नेतृत्व में क्या हुआ, 1821 में यूनान में क्या हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। क्या हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, विद्रोह किया। यहाँ की जनता क्या किया, विद्रोह किया 1821 में। ये सब जो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इसने बोला कि हम आप लोग के पक्ष में हैं, आप लोग आंदोलन करिए। किसके कारण,
1821 में बोला, 1821 में इस समय अलेक्जेंडर के नेतृत्व में यूनानी के जो लोग थे उसने अपने आज़ादी के लिए आंदोलन किया, आवाज़ उठाए, क्या किए, आवाज़ उठाए। फिर क्या हुआ, 1827 में, 1821 में आंदोलन चालू हुआ, फिर 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिससे इंग्लैंड, फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तीनों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ यानी कि एकजुट होकर युद्ध में मिस्र, ये जो थे किनके पक्ष में, तुर्की के पक्ष में कौन थे, मिस्र, और तुर्की को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ये जो थे 1821 में तो यूनान के लोग जो थे ये तुर्की के खिलाफ क्या किए, आंदोलन किए। फिर क्या हुआ, 1827 में एक सम्मेलन हुआ, कहाँ पे, इंग्लैंड में, लंदन में। क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में, कौन सब, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जब एक जगह हुए सम्मेलन में कौन सब, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये सब जब एक जगह हुए तो इसने यूनान के हित में बोला और क्या किया, एक डिसीजन लिया कि हम तीनों मिलके उनका क्या करेंगे, साथ देंगे, किसका, यूनान का साथ देंगे, किससे, तुर्की से आज़ाद होने में। तो क्या क्या उसने, उस सब ने अपना अपना सेना दिया और उन सेना को जो एकजुट किया एक तीनों को, वो कहाँ पे क्या थे, नवारिनो की खाड़ी में ये तीनों सेना जो है, तीनों सेना रूस का, इंग्लैंड का और रूस, इंग्लैंड और यूनान की सेना, ये सब क्या हुए, कहाँ पे, नवारिनो की खाड़ी में, क्या हुए, नवारिनो की खाड़ी में एकजुट हुए और क्या किए, इसके साथ कौन थे, मिस्र थे, किसको, तुर्की को बुरी तरह से पराजित कर दिया। और तुर्की के साथ कौन थे मिले हुए, तुर्की के साथ मिस्र भी थे। तो उसके साथ साथ मिस्र भी को क्या क्या पराजित किया, बुरी तरह से पराजित कर दिया, क्योंकि उनके तीन देशों की सेना थी और नवारिनो की खाड़ी में एकजुट हुए और वहाँ पे क्या किए, युद्ध लड़ा, उनके खिलाफ तुर्की को और मिस्र के सेना को पराजित कर दिया। फिर 1829 में एंड्रिया नोपल की संधि हुई। क्या हुई, 1829 में जब ये युद्ध तुर्की हार गए तो फिर 1829 में एक संधि हुआ एंड्रिया नोपल की। ये संधि क्या हुआ, एंड्रिया नोपल की संधि कब हुई थी, 1829 में क्या हुए, एंड्रिया नोपल की संधि हुई जिसके तहत यूनान को स्वेता यानी इसका मतलब होता है क्या, स्वेता इसका मतलब होता है कि कुछ अधिकार क्या कर दिए थे, यूनान को दे दिया था, कुछ अधिकार और कुछ क्षेत्र ऐसे यूनान को दे दिया था कि यूनान में ऐसे कुछ कर सकते और अपना शासन चला सकते, यानी कि कुछ अधिकार इनके तहत दिया था। किनके तहत, एंड्रिया नोपल की संधि के तहत। पूरा स्वतंत्रता अभी नहीं दिए थे, क्या कहते, पूरा स्वतंत्रता नहीं दिए थे, इनके तहत कुछ अधिकार जो थे यूनान के लोगों को दे दिया था एंड्रिया नोपल की संधि के तहत, जिसके तहत यूनान को स्वेता के दिया गया। 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 1832 में एक संधि फिर हुआ, कस्तुनतुनिया की संधि, किसकी चीज़ की, कस्तुनतुनिया की संधि, और उसमें क्या कर दिया, यूनान को पूर्ण तरीका से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, यानी कि स्वतंत्रता दे दिया। यहाँ से तुर्की का प्रभाव कब खत्म हुआ था, 1832 में। तो अपना लोग देखें, इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में। जर्मनी का एकीकरण भी कब हुआ था, 1871 में। और ये यूनान जो आज़ाद हुए तुर्की से, ये कब हुए, 1832 में। कब हुए थे, 1832 में। इनके सहयोग में, यूनान के सहयोग में कौन सब थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इसी तीनों ने अपना सेना दिया और एकजुट करके नवारिन की खाड़ी में एकजुट हुए और मिस्र और तुर्की को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, जिसके तहत क्या हुआ था, एंड्रियानोपल की संधि भी 1829 में। 1827 में युद्ध लड़ा गया था। और पूछे जाएंगे आपको नवारिन की खाड़ी में कब ये सेना एकत्रित हुए थे, तो 1827 में। पूछे जाएंगे एंड्रियानोपल की संधि कब हुए थे, 1829 में। और कस्तुनतुनिया की संधि, जिसके तहत यूनान को पूर्ण राष्ट्र यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, वो कस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुआ था। इस तरह क्या हुआ, यूनान पूर्ण तरीका से स्वतंत्र हो गए, पूर्ण तरीका से स्वतंत्र हो गए। तो अपना लोग क्या सब देख चुके, फ्रांस की पहली क्रांति, फ्रांस की दूसरी क्रांति, फ्रांस की तीसरी क्रांति, मेटरनिक युग, नेपोलियन युग, उनके बाद इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और यूनान का
स्वतंत्र होना, ये सब सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो अगले क्लास में कुछ छोटे छोटे देश 2-3 और बचे हैं, उनको पढ़ेंगे। बाकी उनके बाद ये चैप्टर, ये लेसन जो अपना लोग का ख़त्म हो जाएंगे, इनके बाद इनका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।